साथियों नमस्कार। हमने कल के टॉपिक में देखा कि स्वरों के बारे में आपको बताया कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, और लास्ट में जाते जाते मैंने ये बताया था आपको कि इन स्वरों का पूर्णवा बढ़ रहा था, तो भाषा माता ने बोला कि आप नसबंदी करवा लीजिएगा। तो स्वरों ने बोला नहीं नहीं, मैंने एक 10 मंजिला फ्लैट की व्यवस्था कर रखी है और उसमें मैं इनको रख दूंगा। साथियों, आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि 10 मंजिला फ्लैट क्या है। जो हमारा ये शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर 10 द्वार बताए गए हैं, इसीलिए मैंने इस शरीर का नाम ही 10 मंजिला फ्लैट रखा था। ठीक है। अब समस्या ये हो गई साहब, ये रहेंगे कहाँ कहाँ। तो इनका रहना तो नियत मुख के अंदर कर दिया गया, परंतु इनका आवास स्थान अलग अलग कर दिया कि ये आपस में लड़े नहीं, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो कुद्दल करेंगे। कुद्दल से बचने के लिए इनकी व्यवस्था अलग अलग जगह कर दी गई। उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बता दिया था, दीर्घ स्वर, सॉरी लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लघु स्वर होता है, उसकी मात्रा होती है, इसका सबसे कम समय लगता है और एक पलक झपकने का कितना समय लगता है। दीर्घ की ये मात्रा होती है, इसमें दुगना टाइम लगता है। ठीक है। उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको उच्चारण स्थान बता देता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं ए आ, ए और आ। इनको कह दिया कि आप कंठपुर में रहिए साहब। इनको कंठपुर में रहने के लिए बोल दिया गया। इसके बाद में ई, ई, इनको क्या कह दिया, इनको कह दिया कि आप तालाब धाम में रहिए साहब। ये तालाब धाम में रहने लगे साहब। इसके बाद में साहब नंबर आया री का। अब साहब ये साहब मूर्धन नगर में रहने लग गए। ये मूर्धन नगर में रहने लगे साहब। अब साहब इसके बाद में बच्चे ऊ, ऊ, ये कहां रहने लगे, ये ओष्टपुर में रहने लगे। कहां रहने लगे, ओष्टपुर में रहने लगे। इनका सीधा फॉर्मूला है कै ता मू दे। इसको रख लीजिए आप। इस सीक्वेंस से वर्णमाला इसी प्रकार जमाई हुई है। कैसे कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा और द से दंत। ठीक है। ये स्थिति इसमें बनती है। अब आप सोच रहे हो ये तो इतने से ही, बाकी क्या और कहां गए। तो अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इस ए का संपर्क कहां हुआ था आपको पता होगा। इसके घर आना जाना लगा। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, इसके घर आना जाना लगा तो परिणाम स्वरूप संतान हुई ए। तो आपको पता है स्त्री पुरुष दोनों कहां के रहने वाले हैं, दोनों का निवास स्थान पे इसका स्थान हो जाएगा। एक जगह थोड़ी रह सकता है भाई। एक पुत्र है या पुत्री है, माता पिता की संतान है, ये थोड़ी साहब माता माता का नाम चलेगा या पिता पिता का नाम चलेगा। ये दोनों जगह रहेंगे साहब, दोनों जगह इनकी स्थिति बनी रहेगी। तो ए का स्थान कंठ और ई का तालु। ठीक है। ए कैसे बना था, ए और ई मिलकर ए बन गए और ए मिलकर आई बने थे। ध्यान होगा आपको। तो कुणबे का ही था ये अलग कहां जाएगा, इसका उच्चारण स्थान यही हो गया। उसके बाद में आपको पता होगा इसकी बदमाशी बढ़ती गई और ये फिर इससे मेलजोल बढ़ा दिया। इसने आपको पता था, मैंने कल बताया था। इससे मेलजोल बढ़ाया तो फिर इसके परिणामस्वरूप की संतान हुई। उसका नाम क्या था, ओ। और ए और ओ मिलकर आपको पता है औ बने थे। अब इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान सीधी सी बात है कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है। आपके मेरे हिसाब से ये चीज सब समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखना, आपके ये सब चीज समझ आ जाएगी। ठीक है। एक विसर्ग है इसमें, ये वाला, ये भी कंठ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब साहब ये रहने तो लग गए, सबका अलग अलग फ्लैट बन गया, अलग अलग रूम बन गए। ठीक है। परंतु इनकी कॉलोनियां भी बनी हुई हैं। ठीक है। ये तो इनके फ्लैट नंबर हो गए साहब। अपनी कॉलोनियां होती हैं, जहां हम रहते हैं तो वहां अपने मकान नंबर दिए जाते हैं ना, उस प्रकार इनके भी नंबर दे दिए। जैसे ये तालुकपुर में रहता है, ये मूर्धनगर में रहता है, ये दंत स्थान पे रहता है, ये फला जगह रहता है, ऐसी जगह रहता है। ऐसे इनको इनके मकानों का नाम दे दिया गया। अब साहब स्थिति ये होती है कि मकान को नाम देते हैं, कॉलोनी का नाम तो दिया जाए। कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे। तो हम देखते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर वर्गीकरण।
ठीक है। तो मकानों में तो रहने लग गई, अब कॉलोनी में बांट देते हैं हम इसको कि ये फला कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा, ये उस कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर का मतलब है कि इसका उच्चारण आगे से होता है, ठीक है। अग्रस्वर में ई, ए और आई, इनका उच्चारण जीव में अगले स्थान से होता है, ठीक है। आपको पता है मध्य स्वर में क्या आएगा, सबने सोचा कि ए ज्यादा कुद्दल करता है, ए को अपना अलग डालो, इसमें नहीं डालना, तो मध्य में ए को डाल दिया, ए के साथ किसी को नहीं रखा, क्योंकि जहां जाता है वहां उपद्र ही करता है, इसलिए इसको अलग डाल दिया, ठीक है। ये बात आपके मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। अब पश्च स्वर, पश्च स्वर जो बच गए वो सब पश्च स्वर में है। जैसे देखो आ, उ, ओ, औ, ठीक है। ये बात आपके समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से कि पश्च स्वर में कौन कौन आ गए, आ, उ, ओ, औ, ठीक है। सवाल बनता है कई बार कि मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर में ए आ जाएगा, अग्र स्वर में ये आ जाएंगे, पश्च स्वर में ये आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ आ गई होगी। कॉलोनियों में बांट दिए, ये अग्र स्वर में आ गए, ये मध्य में आ गए, ये पश्च स्वर में आ गए, ठीक है। अब साहब ये तो बात हो गई। अब ये देखा जाए कि जब ये निकलते हैं तब ये कैसे दिखाई देते हैं, घर में से निकलते हैं, इनका स्वरूप कैसा है, कैसे दिखाई देते हैं। अर्थात मुख के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। मुख के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। विवृत को इंग्लिश में ओपन भी कहते हैं, अर्थात खुला मुख। विवृत के अंदर मुख है जो खुला हुआ रहता है, पूरा मुख खुलता है। जैसे आ, मैंने आ का उच्चारण किया, ठीक है, तो मेरा मुख कैसा हो गया, पूरा खुल गया, ठीक है। तो विवृत का अर्थ मैंने आपको बता दिया, खुला हुआ आ इसके अंतर्गत आता है। अर्धविवृत, जिसको इंग्लिश में हाफ ओपन भी कहते हैं, इसे कम खुला यानी आधा खुला सही रहेगा शब्द, आधा खुला। इसमें मुंह कैसा रहता है, आधा खुला हुआ रहता है। इसमें विवृत में पूरा खुला हुआ रहता है और इसमें आधा खुला हुआ रहता है। जैसे ए और ए नहीं सॉरी आई, ए और आई होते हैं, और औ और ये औ ये होता है। अब आता है अगला संवृत स्वर। संवृत स्वर, संवृत का क्या होता है, इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, यह बंद मुख। इसमें क्या होता है, मुख बिल्कुल बंद के बराबर होता है। कैसा रहता है मुख, जैसे हमारा मुख बंद हो, जैसे ई ऊ बंद सब बराबर ही है, ई ऊ, ठीक है। अब फिर आ जाता है आगे अर्ध संवृत स्वर। अब अर्ध संवृत स्वर में कौन कौन बचे साहब, इसमें इसका क्या होता है, हाफ क्लोज मतलब आधा बंद। इसमें मुंह कैसा रहता है, आधा बंद रहता है। कैसा रहता है, आधा बंद रहता है। जैसे देखो ए और ओ, औ में हमारा मुंह बंद हुआ तो औ तो चला जाएगा इसमें अर्धविवर्त में, और बाकी का औ ओ तो फर्क तो है औ में, रो में, तो ये इसमें आधा बंद रहता है। अब ये बात आपके समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं ओठों के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर इनका दो प्रकार ही वर्गीकरण किया गया है। एक तो वृत्ताकार स्वर और एक है वृत्ताकार कह दो या वृत्तमुखी कह दो या अवृत्तामुखी, ठीक है। दूसरा है अवृत्ताकार, ठीक है। वृत्ताकार में जब हम बोलते हैं तो उनका हमारा जो ओष्ठ है ये गोल हो जाता है। जैसे ऊ ओ औ
आ ओ। ठीक है, तो वृत्ताकार में ऊ ऊ ओ आऊ और आ। ठीक है, और अर्धवृत्ताकार में, अर्धवृत्ताकार का मतलब यह है कि इनमें हमारा मुंह गोलाकार आकार धारण नहीं कर पाता। ए आ ई ए आई। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। ए आ ई ए आई। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। एक वर्गीकरण किया जाता है, हवा मुख से और नाक से निकलती है, उनके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक, या बोल दो अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक के द्वारा होता है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। हमारी प्राणवायु मुख और नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। ठीक है, मुख और नाक के द्वारा। जैसे पंचम वर्ण जितने भी हैं हमारे, सॉरी मैं व्यंजनों में चला गया, ये अनुनासिक है। बाकी के जो पूरे आ ई ये पूरे निर्नुनासिक अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। एक विभाजन किया जाता है प्रणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्रणत्व के आधार पर। के आधार पर। तो साथियों, इनको दो श्रेणी में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। पूरे स्वर हैं जो अल्पप्राण होते हैं, अर्थात इनकी जब ध्वनि अंदर से बाहर निकलती है तो हवा की मात्रा कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, और एक होता है घोष के आधार पर। किसके आधार पर? घोष। घोष का अर्थ होता है नाद, नाद का अर्थ होता है कंपन। ठीक है, इसका मतलब है जब प्राणवायु बाहर निकलती है तो कंपन होता है, अंदर कंपन होता है, तभी तो ये ध्वनियां बाहर आती हैं। कभी हम ए बोलते हैं, कभी आ बोलते हैं, कभी उ बोलते हैं। इस तरह जितनी भी स्वर हैं वो सब सघोष बोल दो या घोष बोल दो, पूरे स्वर हैं जो सघोष हैं। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से स्वर का जो टॉपिक है मैं इसको क्लियर करवा चुका हूं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपके सामने तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको एक बार फिर करवा दूंगा। धन्यवाद।